लेकिन बैरिस्टर अकील ने भी और कुछ अहम लोगों ने ख्वाजा आसिफ ने बैरिस्टर अकील का मैं ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर है वो लीगल मामलात में इन्वॉल्व होते हैं और उन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेंटेंस बोला था आज से 2 दिन पहले कि 26 तरवीम में कुछ सुकम रह गया है, कुछ गैप रह गया है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है। सो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि वो ऐसे तो नहीं हवा में बात कर रहे थे, वो इन्वॉल्व भी हैं इन चीज़ों में बैरिस्टर अकील और एक अच्छे सुलझे हुए समझदार समझे जाते हैं PMLN के लीडरशिप में। तो वो उन्होंने जब ये कहा कि ये ज़रूरी है, उसको वो सुकम रह गया तो सुकम रह गया, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब या तो फिर उसके बाद जो रिएक्शन आया है कि जी ये क्या हुआ, 27वीं अमेंडमेंट आ रही है, ये क्या हो रहा है, तो वो उससे जो गवर्नमेंट थोड़ा सा बैकफुट पर हो गई। बट आई हैव नो हेजिटेशन टू से कि बिल्कुल हुकूमत समझती है कि कुछ ना कुछ रह गया है, कुछ जल्दबाजी में लेन देन में जो भी ड्राफ्ट से आगे पीछे हो तो सब हम देख रहे थे, मैं भी आप भी, कि जी बार बार ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे हैं टिल द वेरी लास्ट मोमेंट। तो जाहिर सी बात है उसमें उस तरह से डिबेट उसकी पोस्ट एक ड्राफ्ट आ जाता है, फाइनल ड्राफ्ट होता है, उसके बाद चंद दिन अगर उस पर इंटरनली डिबेट होती है, उसमें हर चीज़ को देखा जाता है, परखा जाता है, हर चीज़ के इम्प्लिकेशंस को देखा जाता है, वो नहीं हुआ एंड दैट इज़ वाई वो कुछ गैप रह गया। और वो बिल्कुल क्लियर है जिस तरह हम देख रहे हैं अभी इनिशियल डेज आफ्टर द 26th अमेंडमेंट कि कोई भी चीज़ जो हुकूमत समझ रही थी उस तरह से हुकूमत के फेवर में नहीं जाती हुई नज़र आ रही। लेकिन आप इसको कैसे देखेंगे? इस पे भी हम जो सुकम वाली बात आपने की है, इस पे आपने ख्वाजा आसिफ का शुरू में जिक्र किया था, मोहम्मद ज़ुबैर साहब ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट है उस पर अमल दरामद करना ज़रूरी है। अब उसकी तरफ में मैं आऊँगी, लेकिन मुझे ये बताएंगे जो हुकूमत की आनियाँ जानियाँ थी, क्योंकि इनिशियली जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था उसमें कोई 56-57 चीज़ें डिस्कस की गई थी, फिर वो कट डाउन होते होते फिर वो यहाँ तक बहुत ही प्रिसाइजली उसको डिस्कस किया गया, कम हो गई मौलाना फजल रहमान साहब की इन्वॉल्वमेंट के बाद। ये हुकूमत की इनकम्पिटेंस इसको बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे कि हुकूमत जो करना चाह रही थी वो किया नहीं, उसमें सुकुम रह गए? जी, उसमें सबसे बड़ी चीज़ आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ चुना है, इनकॉम्पिटेंस का तो कोई मतलब उसका तो कोई इलाज नहीं होता। इफ़ यू आर वेरी 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 इनकॉम्पिटेंट और फिर आप चीज़ें करने जाएंगे तो पहले तो आपने देखा सितंबर 15 को जब पेश होना था ये अमेंडमेंट्स जो ओरिजिनल था और संडे था वो और वीकेंड पर बुलाया गया था और रात के वक्त भी जो ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हो रहे थे, सुबह को 11 बजे 11:30 बजे असेंबली कॉल कर ली थी, उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग कॉल कर ली थी। तो आप सोचें कि किसी ने देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, समझा नहीं था। 99% ऑफ द लेजिस्लेटर्स जिन्होंने जाके उस दिन वोट देना था, व्हाट डज इट शो? फिर उसके बाद रिएक्शन आना शुरू हुआ। खुद बिलावल भुट्टो जो उन्होंने उसके बाद लीड किया, समझ लें जो रूलिंग लीड है उसकी तरफ से लीड किया सारे प्रोसेस को, उन्होंने बार बार ये कहा कि PMLN की जो हिकमत अमली थी वो सही नहीं थी, उसमें नाअहली भी शामिल थी, उसको सही समझा भी नहीं गया था। ये तो बिल्कुल बिलावल भुट्टो, उनसे ज़्यादा बड़ा सपोर्टर इस हुकूमत का कौन हो सकता है, उन्होंने खुद एडमिट किया। फिर उसके बाद जब ये आया तो ओरिजिनल उसमें जो थे फंडामेंटल राइट्स पर बहुत सीरियस क्वेश्चंस थे, मिलिट्री कोर्ट्स के ऑपरेशंस के हवाले से बहुत सीरियस क्वेश्चंस थे, और जिस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट, और उसमें फेडरल कोर्ट का जिक्र था और फेडरल कोर्ट किस तरह से बनेगा, उसकी रिटायरमेंट एज क्या होगी। तो वो इतनी ज़्यादा खराबियाँ थी, उसको ठीक करते करते भी दे स्टिल लेफ्ट मैनी थिंग्स जो कि हुकूमत का वो फाइनल जाके हुआ कि top 3 जजेस में से एक चीफ जस्टिस होगा। So the idea, what I got from this answer कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले उन्होंने अदलिया वाले मामले को सुधारने की कोशिश की है। नाउ क्योंकि अब ये 27th जो आईनी तरमीम या तरमीम की जो बात की जा रही है, इस पे मैं आना चाह रही हूँ ज़ुबैर साहब। मिलिट्री कोर्ट्स का मामला रह गया, क्योंकि अगर आप ड्राफ्ट पढ़े और उसके बाद जो, चूंकि अब तो ये अब हिस्सा हो गया है और इसको दोबारा से गो थ्रू करें, तो आपको लगता है कि इसका फ़ायदा तो दो तरफा है। इसका फ़ायदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जा रहा है, जिस तरीके से हुकूमत ने सारे मामला किए हैं, तो फिर इमरान खान साहब को अंदर रखना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा या पार्टी के ऊपर कदगने लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो यू थिंक मिलिट्री कोर्ट्स कुड बी मतलब इसमें इन्वॉल्व हो सकती है 27th वाले में?
बिल्कुल हो सकते हैं, होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट अब ज़्यादा मुश्किल हो गया क्योंकि अगर आप उस हवाले से देखें ना कि ये रिसेंट 1-1.5 महीने की डेवलपमेंट्स अगर आप देखें कि जो 3 रुकनी कमेटी है जो टॉप 3 जजेस की थी पहले, जो फैसला करती है कि कौन सा केस लगेगा और केस लगना भी चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उस पर ख़ास तौर पर जस्टिस मुनीब को निकाला गया। ठीक है, और उसकी जगह जो ऑर्डिनेंस आया क्या प्रेसिडेंट का, उसमें ये कहा गया कि नंबर 1 और नंबर 2 तो होंगे जजेस, लेकिन नंबर 3 जो होगा, जो थर्ड होगा, वो चीफ जस्टिस की मर्जी से होगा, और जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। अब द फर्स्ट डिसीजन जो याया अफरीदी साहब आके लेते हैं, उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन को वहाँ से बाहर किया और वापस जस्टिस मुनीब को लेके आ गए। अब जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर जो हैं, समझा जाता है कि वो एक तरफ है, और ख़ास तौर पर अगर आप मखसूस नशिस्तों के हवाले से देखें कि उनका फैसला उनकी बार बार क्लैरिफिकेशन के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब एक भरमार पटिशन्स की लग गई है पिछले 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट में। अब इस कमेटी ने फैसला करना है कि कौन से केसेस लगेंगे, क्या बेंच बनेगा, और दूसरी जो सुकम जो वो जिसका जिक्र कर रहे थे कि जी वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लगाना था, उसका तरीक़ेकार, उसकी ऑपरेशन, बाकी सारी चीज़ें, कैसे मामलात, अभी अगर वो क्लियर नहीं है तो इन द मीन टाइम तो अभी ये वो पुरानी सुप्रीम कोर्ट है जिसमें 3 मेंबर कमेटी है, और जो हुकूमत चाहती थी कि 3 मेंबर कमेटी ऐसी हो कि जो पीटीआई का कोई भी केस हो, और ख़ास तौर पर 2024 के इलेक्शन के हवाले से हो, खास तौर पर मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए। अब वो नज़र नहीं आ रहा है एज वी टॉक, एज वी स्पीक फिलहाल। तो अब ये अमेंडमेंट या कोई किस चीज़ के थ्रू ला के उसको ठीक करते हैं वो नहीं मुझे पता, बट इस वक्त तो हुकूमत डेफिनेटली एक मुश्किल वक्त से गुजर रही है, इतने सब एफर्ट करने के बावजूद भी। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब, डू यू थिंक कि जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, ये दोनों स्टिल प्रॉब्लमैटिक हैं हुकूमत के लिए? देखिए, प्रॉब्लमैटिक तो हुकूमत समझती है कि प्रॉब्लमैटिक है। उन्होंने एक फैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के हवाले से 8-2 की मेजॉरिटी से, और उन्होंने, जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर में आए तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव को, लेकिन यहाँ एग्जीक्यूटिव ने रिफ्यूज़ कर दिया, और बिल्कुल धड़ल्ले से रिफ्यूज़ कर दिया, और वो इसी वजह से 26 अक्टूबर से पहले ये सारे अमेंडमेंट्स लाना चाहते थे कि ऐसा वक्त ही ना आए कि कोई बैठे सुप्रीम कोर्ट में उस चीज़ पर फैसला करवाने के लिए बज़िद हो। अब जाहिर है देखना होगा कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब और द स्टेक्स नॉट जस्ट फॉर देम, बट वो बाकी जो 6 रुकनी बेंच था उसके भी तो एक उसका भी ऑनर है, और फिर पूरे सुप्रीम कोर्ट का ऑनर है कि क्या वो किस स्पीड से जाके दोबारा तंबी करते हैं इलेक्शन कमीशन को। एक केस ऑलरेडी फाइल हुआ है कल जो सलमान अकबर राजा ने किया था, और वो था कि जी इलेक्शन कमीशन जिसने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, आर्टिकल कोई लगाया जाए, ताकि वो जो भी उन्होंने वो किया था कोर्ट के खिलाफ वर्जी की थी और बार बार कहने के बावजूद की थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंटरिम पीरियड है, जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं आता, जब तक कोई नया अमेंडमेंट नहीं आता, जब तक कोई नया ऑर्डिनेंस नहीं आता, तो क्या किया जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि टू बी फेयर ऑल्सो विद जस्टिस याया अफरीदी, एंड आई थिंक हमारे पीटीआई के कुछ दोस्त जो थे वो उस तरह से मिस रीड किया था कि जस्टिस याया अफरीदी के साथ आप डिसएग्री कर सकते हैं कुछ फैसलों में, बट आई थिंक ही हैज़ अ रेपुटेशन एटलीस्ट अप टू नाउ ऑफ अ वेरी अपराइट जज, जो समझते भी हैं लीगल मैटर्स को। एंड आई थिंक दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट जिसकी वजह से शायद अली अमीन गंडापुर साहब ने अपने शायद उस कॉल को रिविजिट किया होगा, और फिर वो जाके सेरेमनी में बैठे होंगे, ओथ सेरेमनी में। वो तो बहुत से रिविजिट्स किए हैं उन्होंने वो शायद उनको करने पड़ते हैं वक्तन फवक्तन। लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जजेस की तादाद में इजाफा फ्रॉम 17 to 30th ज़राइब के मुताबिक है, वैसे ये तो 33 या 30th कि वो बढ़ाना चाह रहे हैं, या इसको बेसिकली जजेस की तादाद को बढ़ाने के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इट कुड बी एनी नंबर। तो आप समझते हैं कि इससे, इसके बढ़ाने से हुकूमत को कोई फ़ायदा होगा या अवाम भी कोई फ़ायदा होगा इसका? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जजेस बढ़ाने की तो ज़रूरत है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। ये तो बिल्कुल हम सबको एग्री करना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तान में ऐसा शख्स नहीं है, उसका कहीं भी झुकाव हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हो या इंडिपेंडेंट हो, वो ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मामलात हैं या स्पीड के हवाले से, के फैसले करने के हवाले से कोई
ख़ास सेटिस्फैक्ट्री कोई ऐसी परफॉर्मेंस है, और ये कोई एक चीफ जस्टिस से मंसूब नहीं है, तमाम जो पिछले जजेस आए हैं तो केसेस पेंडिंग रहते हैं। सो वन ऑफ द रीज़न, बाकी भी रीजंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैं। अभी जस्टिस मंसूर ने एक बड़ा अच्छा प्लान लास्ट ईयर दिया था जिसको कल फुल कोर्ट रिव्यू में दोबारा पेश किया गया है, जिसको तमाम 15 मेंबर्स ने एक्सेप्ट किया कि जी उसके बेसिस पर केसेस। सो जजेस को बढ़ाने से लिटिगेंट्स को अगर फ़ायदा होता है और होना चाहिए तो वो तो बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, अगर उसमें नीयत ख़राब है कि जी वो 23 मैंने सुना था, ये जितने भी जजेस पढ़ाए जाएंगे, exactly. अगर ये मकसद ये है कि अपने मर्जी के जजेस को भर दिया जाए और फिर फैसले जो हैं वो अब पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले ऐसे आए जिससे ज़ाहिर है हुकूमत को फ़ायदा हो, अगर ये नीयत है तो जाहिर सी बात है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये नीयत है और जेन्युइन रीज़न है कि जी आवाम को फ़ायदा हो, स्पीड अप हो केसेस, तो फिर तो आई थिंक वन हैज़ टू अप्रिशिएट। सो देखना ये पड़ेगा जब वो प्रोसेस होगा कि कौन से जजेस को पिक किया जाता है और क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है उनको पिक करने का। अगर वो बिल्कुल ऐसे लगे कि पीटीआई एक तरफ खड़ी है, हुकूमत की तमाम इत्तेहादी जमातें दूसरी तरफ खड़ी हैं अपने जजेस अपॉइंट करने के हवाले से, तो वो कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं क्रिएट करेगा। एंड अमिड्स ऑफ दैट आप समझते हैं कि इमरान खान साहब का जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल वाला मामला है वो हो जाएगा या फिर वो बड़ा मुश्किल है? देखिए, वो तो अमेंडमेंट हो या ना हो वो बहुत मुश्किल होगा। देखिए, पाकिस्तान कोई आइसोलेशन में नहीं रहता, पाकिस्तान इज़ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ऑलरेडी आवाज़ें हैं, आप उसको जैसे भी कहें कि जी वो यूएस कांग्रेस ने क्यों पास कर दिया था, ब्रिटिश एमपीज़ क्यों बात कर रहे हैं, दूसरी जो पेपर्स हैं बाहर के मीडिया वाले वो क्यों कह रहे हैं कि इमरान को रिलीज़ किया जाए। मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा टू प्रोसीड अंडर द मिलिट्री कोर्ट उनको इमरान खान को इम्प्लिकेट करने के लिए, क्योंकि जनरली मिलिट्री कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो कैमरा के सामने नहीं होती, दुनिया के सामने नहीं होती। तो उसकी जो सज़ा होगी उसका जाहिर है वो तो दिलवा सकते हैं सज़ा, लेकिन मेरा ख्याल है वो हुकूमत को इन द लॉन्ग रन ज़्यादा नुकसान देगा फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान का पहले ही कोई नाम इतना अच्छा नहीं है, पहले ही इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ सज़ाएँ ऐसी हैं जिसको हुकूमत भी डिफेंड करने में मुश्किल महसूस करती है, जैसे इद्दत वाला केस था। दैट इज़ एन एम्बैरेसमेंट नॉट जस्ट फॉर इमरान खान, नॉट जस्ट फॉर द गवर्नमेंट, बट फॉर द पीपल एंड द कंट्री एज अ होल। और ये छाप रहेगी पाकिस्तान पर कि किस किस्म के यहाँ फैसले किए जाते हैं, कोई उसकी हकीकत को। तो अगर कोई जेन्युइन केस भी होते ना तो फिर लोग उसके डिटेल्स में जाते ही नहीं, वो कहते हैं कि ये जो पॉलिटिकल राइवल है, ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान की जुडिशरी ने आज से 6 साल पहले हर गलत काम मंसूब किया था नवाज शरीफ के हवाले से, और आज 6 साल के बाद हर गलत काम जो है वो इमरान खान इज रिस्पॉन्सिबल। अब बाहर कोई बैठा हुआ है वो तो इसको ऐसे ही देखेगा, वो पाकिस्तान की तारीख देखेगा, जुडिशल हिस्ट्री देखेगा, सन 54 से लेके आज तक जितने फैसले आए हैं, बल्ले का केस आया, वो अगर वो उसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो नहीं कर सकते, और फिर आप मिलिट्री कोर्ट में करें तो वो तो इवन और ज़्यादा ख़राब होगा, पाकिस्तान के अवाम के लिए ख़राब होगा, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए ख़राब होगा। तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं नहीं समझता कि वो कर सकते हैं।